ये आपका इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल, जैसे हम फर्मी डार्क में करके आ चुके हैं, बोज आइंस्टीन में करा है, सारे बारे में पढ़ा है। अब उसी जो रिजल्ट यूज़ है ना उनको पढ़ेंगे। ये पीट रूट ने 1900 में बताया था। उन्होंने क्या देखा कि जो मेटल के क्रिस्टल्स होते हैं, मेटल क्रिस्टल्स हैं, उनके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयन जैसे हमने सेमीकंडक्टर में पढ़ा है, जैसे होल्स होते हैं वो मेजोरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन में माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। कैसे, किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इन्हें बोला जाता है कंडक्शन गैप भी बोला जाता है, एक बैलेंस गैप होता है। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा, जिस वजह से ये फ्री टू मूव अलॉन्ग विद दिस पॉजिटिव आयन। तो मतलब ये मेरे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ अपने आप ही मूव कर सकते हैं फ्री, विदाउट एनी फोर्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। द कूलाम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अब पॉजिटिव है नेगेटिव है, ऑब्वियसली कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच। डू नॉट अलाउ दिस फ्री टू लीव द, वो उनको फ्री मूव करने देता है, लेकिन उस सर्फेस को, मान लो ये सर्फेस है इनका, इस सर्फेस को छोड़ के जाने नहीं देता। तो आपके पास कूलाम्ब फोर्स आया तो देयर विल बी पोटेंशियल एज वेल एज देयर। जब भी कूलाम्ब फोर्स की बात होती है तो पोटेंशियल तो होगा ही होगा। द पोटेंशियल फील्ड ड्यू टू दिस कोर्स, the potential field due to these cores supposed to be uniform, hence potential energy of electron may be taken as constant। लेकिन इनकी पोटेंशियल जो है, यदि एक ही मेटल सरफेस में है तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। विच इज टेकन टू बी जीरो और कन्वीनियंस, हम जीरो भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं, देयर इज नो इशू। सो वी हैव टू डील विद द काइनेटिक, हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्यों, रैंडम मोशन में है। द म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, और जो आपके पता है कूलाम्ब अट्रैक्शन हो रही है, साथ साथ रिपल्शन भी होगी। जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन होते हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो भी रिपल्शन, उनको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि मेरे पास कोई पोटेंशियल नहीं है। इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल बिहेव लाइक दैट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन अ परफेक्ट गैस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमें पता है कैसे, हमने करा है ना, बोज आइंस्टीन गैस करा है, फर्मी डार्क गैसेस गिरा है, वो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं, परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी बोला जाता है, फर्मी गैस भी बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोला जाता है इन केस ऑफ फर्मी गैस। ठीक है। बोज की अलग होती है, फर्मी का अलग है। सिमिलरली हम बात करें, ये फर्मी गैस जो होती है डिफरेंट, ये फर्मी गैस को ऑर्डिनरी गैस जैसा मत लगा लेना। फर्मी गैस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल। मैंने पहले बताया है कि फर्मियों से डील करता है फर्मी, तो फर्मी डार्क स्टैटिक्स। तो फर्मी गैस है वो भी इलेक्ट्रॉन से डील करेगी, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर गैसेस। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, वाइल एटम और मॉलिक्यूल विच कंस्टिट्यूट ऑर्डिनरी न्यूट्रल, वाइल द एटम्स और मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट ऑर्डिनरी गैस आर न्यूट्रल। उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है। इसके अंदर ओनली क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। ठीक है। न्यूट्रल नहीं होगा। जैसे हमारे पास प्रोटॉन हो गए और इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूट्रल हो गया चार्ज हो, ऑल ओवर चार्ज। तो यहाँ पर ओनली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ही होंगे। द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनकी इतनी होती है 10⁻29 पर मीटर क्यूब, और उसके अंदर कितनी होती है 10⁻25 पर मीटर क्यूब। डिफरेंट है। क्लासिकली हमने मैक्सवेल को निकाला था, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे इलेक्ट्रिकल, थर्मो कंडक्टिव, थर्मोनिक इम्यूशन, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक, बट कुछ नॉट ज़्यादा ही। ये कह रहे क्लासिकली एक वर्ड्स पर उन्होंने थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मोनिक इम्यूशन, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इनको एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन ये स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स के बारे में ये ज़्यादा नहीं बता पाए थे। तो इस वजह से समरफील्ड ने 1928 में सजेस्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन गैस है, जो हम फर्मी गैस लेके चल रहे हैं, इसको फर्मी गैस बोलते हैं, शुड बी ट्रीटेड क्वांटम मैकेनिक, क्लासिकली नहीं क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट होनी चाहिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है, आपको पता है, विच सेज दैट कि दो पार्टिकल इकट्ठे नहीं आ सकते जो आइडेंटिकल है। अकॉर्डिंग टू फिर इलेक्ट्रॉन जो होंगे मेटल, वो बाउंड नहीं होंगे, फ्री मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। जो वर्क डन करेगा, अब मैंने बोला फ्री मूव कर सकते हैं, उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, तो वर्क कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकूँ। तो उन्होंने फर्मी डार्क स्टैटिक्स का यूज़ किया, मैक्सवेल का नहीं यूज़ किया। मैक्सवेल हमेशा क्लासिकली डील करती है। द अपर मोस्ट फील्ड एनर्जी लेवल एट एब्सोल्यूट जीरो इज नोन एज फर्मी लेवल। मैंने बोला, ठीक है, हमने ये पढ़ा है कि अपर जो लेवल होते हैं उसके बाद सारे वेकेंट होते हैं और नीचे वाले सारे फील्ड होते हैं एब्सोल्यूट जीरो पढ़ के आए हुए। फर्मी एनर्जी यूएफ होती है, हमने निकाली थी 13.1303 दिखा। हाँ, ये वाला टॉपिक था फर्मी एनर्जी का, इसमें हमने निकाली थी ये फर्मी एनर्जी 1 सेकेंड 13.1303 यहाँ निकाली, ये वाली, ये एनर्जी का यूज़ करेगा। फर्मी एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा ना फ्री इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए। ठीक है। तो जब फर्मी इलेक्ट्रॉन गैस की बात कर रहे हैं तो हमें उसी को निकालना पड़ेगा ना। तो हमने उस थ्योरम, उस वैल्यू को यूज़ किया। यदि मान लो ये ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आपको फर्मी एनर्जी निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो उसकी कुछ ना कुछ मीन एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन की मीन एनर्जी। क्यों, बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है, सब आइडेंटिकल है, तो सबका कुछ ना सेम बिहेवियर होगा, तो मीन लेके चलते हैं। दैट इज़ डिनोटेड बाई UN 3/5 UF। कैसे लिया ये आपने,
ये आपने मीन एनर्जी भी निकाली थी, याद होगा, ठीक है। द एनर्जी प्रोसेस बाय फर्मी गैस एट जीरो केल्विन इज कॉल्ड 0 पॉइंट, हाँ इसको 0 पॉइंट एनर्जी भी कहते हैं, मैं बताना भूल गई। तो अब देखो ये फर्मी एनर्जी हो रही है, ये इसका मीन एनर्जी भी आ रही है, तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा जिसे हमें फर्मी टेम्परेचर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको पता है हमने पहले भी निकाला है, U इज इक्वल टू KT लिया था हमने, याद हो तो सबको, तो U इज इक्वल टू KT लिया था, तो U की वैल्यू KT के इक्वल थी। तो इसको यहाँ से TF फर्मी एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते, फर्मी एनर्जी को K से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। आपने वैल्यू रख दी और ये वैल्यू वो रख दी, ठीक है। आपको पता है एच के एज इट इज़ 2m के, ये कैसे किया इन्होंने, देखो डेंसिटी किधर गया, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, या वैल्यू पुट कर देना, वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई m/p, तो m यहाँ पर 1 था और यहाँ 2/3 था, 1 + 2/3 कितना होता है 5/3, बार आ गया और बाकी सेम वैल्यू है, ठीक है, रख लेना, ठीक है। तो इसके अंदर ये बोल रहा है हम, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, एन क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए इसकी यूनिट लिखी हुई है। तो 4 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, एम की वैल्यू क्या होती है आपको पता, 9.1 × 10⁻, के की भी पता है हमें 1.38 10⁻⁻28 जूल पर केल्विन बोल सकते हैं पर डिग्री, एच की वैल्यू भी जूल पर सेकेंड, और जो फर्मी टेम्परेचर है हम लेके चलते हैं 10⁻5 की, ठीक है। और 4 इलेक्ट्रॉन गैस बिलो, अब वो कह रहा है ये फर्मी टेम्परेचर, इसके बाद तो वेकेंट है, पर उसके नीचे वाली क्या होगा, कैसा स्टेट दिखाते थे, हमने पढ़ा भी था, डीजेनरेसी के स्टेट दिखाते थे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पुराने वाला रिजल्ट यूज़ किया हमने, निकाला था ना GS की, जहाँ वैल्यू नहीं पुट करी थी F1 अल्फा, तो वो वाला हमने वैल्यू रख दी, ठीक है। मैं टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 की बात कर रही हूँ। ए हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ए की वैल्यू हम बोलते थे ना लेस देन 1 होती है, तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू को इन्फिनिटी लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए की पावर -1, यदि ए की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये टर्म किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी, 0 + 1 क्या बच गया 1, तो हमारे पास क्या टर्म बची, x की पावर 1/2। मैं ए की वैल्यू वो पहले स्मॉल लेते थे, लेकिन हम एब्सोल्यूट 0 से नीचे वाले डीजेनरेसी केस की बात कर रही हूँ, उस केस में हमारे पास ए की वैल्यू क्या होगी बहुत ज़्यादा, तो हम उसकी अप्रोच कर दिया इन्फिनिटी। जब एब्सोल्यूट 0 होता है तो आपकी जो ए है वो इन्फिनिटी को करता है, और बिलो हो तो आपकी ए की वैल्यू लेस देन 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट करा है, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना, ये आ गया। फिर उसके बाद सीधा इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमने इंटीग्रेशन करा 0 to ∞, यदि मैंने ए को चेंज किया तो सिमिलरली मेरे ये इंटीग्रेशन भी चेंज हो जाएंगे, वैल्यू को रखा, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हमारी जो ए की वैल्यू आई वहाँ से वैल्यू पुट करके जो हमने ये वाली वैल्यू ली है, तो हमारे पास बेसिकली ये आपके पास लो टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन का स्ट्रॉन्गली, ऑब्वियसली तो हमें पता ही था लो टेम्परेचर भी इलेक्ट्रॉन कैसा बिहेव करती है, डीजेनरेसी शो करते हैं, उसके बाद क्या शो करने जाओगे, जैसे ही आप फर्मी टेम्परेचर से आगे जाओगे वो नॉन डीजेनरेट के शो करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट एनोमलिसी ऑफ मेटल एंड सॉल्यूशन। अब मैंने बोला ना कि जो क्लासिकल थ्योरी है वो ये भी नहीं बता पाई थी स्पेशल हीट ऑफ मेटल्स, सॉरी स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, इसको भी नहीं बता पाई थी, तो क्वांटम मैकेनिकली आए थे। तो पहले हमने फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के बारे में पढ़ा, अब उसकी स्पेसिफिक हीट CPCE के बारे में पढ़ेंगे। द स्पेसिफिक हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो जिससे हम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सके। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता ही होगा आपको, कितने कोऑर्डिनेट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम करके आए हो ना, F = 3n - k करके आए होगे, है ना। F इज रेफर्स टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ पार्टिकल, और किसके प्रिसाइज कर रहे हैं, किसके प्रिसाइज आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। मान लो मेरे पास n की वैल्यू 3 है और k मेरे पास इंडिपेंडेंट रिलेशन है, मान लो 1 है, क्या आएगा इसका 399 - 1 कितना आ गया 8, तो 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बताती है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती हैं। तो हमें इसके अंदर देखना है हाउ मैनी मोड्स आर देयर फॉर द सिस्टम टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, तो हमें ये देखना है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे एब्जॉर्ब करेगी, कैसे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के हमें बताएगी, कि क्या हम पोटेंशियल को निगलेक्ट करेंगे या काइनेटिक एनर्जी को लेके चलेंगे, इसमें बताएंगे। तो जूल होती है आपको पता है, ये मैकेनिकल वर्क और हीट एनर्जी बताती है ना, इसकी यूनिट होती है। दिस इज ट्रू ओनली होल द वर्क, हाँ याद किया होगा, होल वर्क डन इज मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो होल ऑफ वर्क डन इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग हीट और वाइस वर्सा। बट हम एक्चुअल प्रैक्टिस की बात करें, जब if certain amount of heat is given to amount of heat required to raise the temperature through 1 degree centigrade, पर इसकी करेक्ट डेफिनेशन तो यही होती है ना, इट इज़ यूज इन पार्ट्स इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बाय रेजिंग द टेम्परेचर, 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है। एंड रिमेनिंग कुछ पार्ट तो हमारा टेम्परेचर को बढ़ाने में लग जाएगा, इंटरनल एनर्जी,
रेजिंग बाय इट्स टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर से इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाएगा, और जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो एक्सटर्नल वर्क करेगा। ठीक है, इसके अंदर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है जब हम फर्मी ड्राफ्ट की बात करें, क्वांटम मैकेनिकली बात करें। अदरवाइज क्या होती थी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ कुछ हमारी इंटरनल एनर्जी में लग जाएगी, कुछ हमारे एक्सटर्नल वर्क में लग जाएगी। ठीक है, वो कंडीशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और जैसे ही हमारी ये हीटिंग की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हम बता सकते हैं कि कितना हमारा कितनी क्वांटिटी ऑफ हीट लगी है, तो ताकि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। व्हेन द एज द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय 1 यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। ठीक है, तो ये आइदर कांस्टेंट हो सकती है, CV और CP दोनों हो सकती है। इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रखोगे और ये भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कर लेते हैं। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। आपका ये टॉपिक रह गया और एक और मेरे लास्ट रह गया, वो करवाऊंगी। ठीक है।